हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को फिर राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है। उन्होंने उन नेताओं को निशाने पर लिया जो चुनाव से पहले जनता को लॉलीपॉप देकर लुभाते हैं। सिद्धू ने लोगों से कहा कि उन्हें केवल पंजाब के कल्याण के एजेंडे पर वोट देना चाहिए। सिद्धू का बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घरेलू क्षेत्र के लिए बिजली शुल्क की दर 3 रुपये प्रति यूनिट कम करने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये साबित करने में जुटी है कि उसकी पंजाब इकाई में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ है कि पंजाब कांग्रेस की कलह बरकरार है। हिंदू महासभा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि राज्य के कल्याण की बात कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मुफ्त वो मुफ्त। तो अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा पिछले 2 महीनों से हुआ है। सिद्धू ने कहा कि लोगों को उन नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि वे अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को विकास के एजेंडे पर मतदान करना चाहिए, ना कि लॉलीपॉप के लिए। सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के फैसलों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चन्नी पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि जिसने भी दावा किया कि पंजाब का खजाना खाली नहीं है वो झूठ बोल रहा है। इन्हें सोचो गुरु का इंसाफ नहीं होया, गुरु था आप इंसाफ करने वाला वो तो परखदा है ते परख गई उन्हें सरकारां उल्टा दी। एक सरकार उल्टी दूजी बनी, एक मुख्यमंत्री ठा राजे तो रंक ते दूजा बनया। ये उसे गुरु का प्रताप वो तो ऐसे अग चो कड्डू कोई कुंदन बना के संघर्ष चो ही कड्डू। वो तो देखदा है भी केड़ा सोना है ते केड़ी मिट्टी है। ਜਿਹੜੇ असली लोग ने पंजाब के दर्द वाले ਜਿਹੜੇ असली कार्यकर्ता ने वो मिट्टी दे विच मणियां वांग रुल रहे हैं। मणियां चक्को पंजाब के मुकुट च सजाओ, उन्होंने सोने च तां गल बनू। बाकी अखीर च इन्ना ही कहना मैं हूं ना। जय श्री कृष्णा। वहीं यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है। अखिलेश यादव विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उनके इस ऐलान से ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार भी वो विधान परिषद के जरिए ही सदस्य बनेंगे। वो इन दिनों आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य हैं। वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि बसपा से गठबंधन में कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें उनका सम्मान मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब वो गोरखपुर से सांसद थे। बाद में वो विधान परिषद के जरिए सदन के सदस्य बने। हालांकि इस बार उन्हें उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में 5 साल सत्ता में रहने के बाद इस बार के चुनाव में भाजपा को सपा से ही मुख्य चुनौती मिली हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के साथ ही सपा कार्यकर्ता भी जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष विजय रथ यात्रा पर हैं। वहीं भाजपा की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। भाजपा यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी यूपी में पहले से ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी की चुनावी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में रैली व यात्राएं कर रही हैं। रविवार को गोरखपुर में हुई रैली में उन्होंने भाजपा सरकार के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ही नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आए। जनता की लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है। उधर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जयंत ने लखनऊ में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रालोद का गठबंधन सपा से हो चुका है, सीटों पर जल्द ही निर्णय होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 में दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हुए वैश्विक मंथन पर पंचामृत की सौगात दी।
सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरश कार्य कर रहा है। बता दें कि ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरफ से इस चुनौती पर 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूँ। समगच्छध्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानस्य जानताम यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 4थे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय
पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समझने का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं।
आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब हैं और नेताओं की उलूल जुलूल बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इससे राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए चर्चित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कौशाम्बी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष किया और ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम मौर्य की चुटकी लेते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री में उप का मतलब है चुप। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को मिला 27% आरक्षण ठीक से लागू नहीं हुआ। ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने में धांधली हुई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर चुप हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे तो बीजेपी उनकी जीभ काट लेगी। वो कहने को उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साबित करते हैं कि उप माने चुप होता है। आपको बता दें कि कौशाम्बी केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है। बीजेपी में पिछड़ी जाति के जितने भी नेता हैं, सब के सब लोडर हैं। वहीं पत्रकारों ने भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर से पूछा कि कौशाम्बी तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का होम डिस्ट्रिक्ट है, वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत पाएगा? इस सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केशव के नाम पर कौशाम्बी जिले की रजिस्ट्री नहीं हो गई है। अगर हिम्मत है तो शिक्षक भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन घोटाले पर कुछ बोलकर दिखाएं, बीजेपी उनकी जीभ काट लेगी, उनकी औकात नहीं है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी में पिछड़ी जाति के जितने भी नेता हैं, सब के सब लोडर हैं। बुरे दिन में 400 का सिलेंडर, अच्छे दिन में 1000 का मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा और भाजपा के गठबंधन से सबसे ज़्यादा तकलीफ भाजपा को हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार 60 पैसा प्रति यूनिट में बिजली खरीदती है और इस बिजली को ग्रामीण इलाकों में 7 रुपये और शहरी इलाकों में 8 रुपये प्रति यूनिट में बेच रही है। हमारी सरकार बनने पर 5 साल मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि मोदी जी ने 1 लाख करोड़ गुजरातियों का कर्जा माफ़ किया है। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे दिन में 400 का सिलेंडर मिलता था, अब अच्छे दिन हैं 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन हुआ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, किशोर पटेल, इतने लोगों की घोषणा हो चुकी है। अखिलेश कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आया है कि सपा सरकार में बिजली नहीं रहा करती थी, कैसे क्या होगा? देखिए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनको ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है कि तुम लोग झूठ बोलो। ये गुजरातियों का एक लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिए, किसी का 500 करोड़, किसी का 1500 करोड़, किसी का 900 करोड़, किसी का 1000 करोड़। ये तो माफ़ कर सकते हैं गुजरातियों का कर्जा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लोगों का वोट लेकर के गुजरातियों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के वोट के बल पर क्या गरीबों का बिजली का बिल नहीं माफ़ हो सकता है?
60 पैसे पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है। इन्हीं गरीबों को 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहर में बेच रही है। क्या अन्याय नहीं है? ये धर्मेंद्र प्रधान को दिखाई नहीं देता है? ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बीजेपी में आप भी थे। ये गया था तो मैं डंडा लेके गया था, आपने देखा नहीं? देश की राजनीति में पहले मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल से। दूसरे नंबर पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और मिनिस्टर से लड़ाई शपथ लेने के बाद 8वें दिन शुरू कर दिया था। 2 साल लड़ा था, ये इतिहास है। मायावती कह रही चुनाव आ गया विधानसभा का, बरसाती मेढक जो है इस तरह के आएंगे, क्या है ये मायावती जी कभी करा? देखिए, जनता ने जिसको नोटिस में नहीं लिया उनके विषय में चर्चा करना बेकार है। इस समय जनता ने नोटिस ले लिया है। समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति, भागीदारी पार्टी हो, चाहे बाबू रामपाल की राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल चौहान जी हों, उनकी पार्टी जनता उन्नत पार्टी है, चाहे भारत माता पार्टी रामसागर बिंद हो, चाहे कि अपना दल किशोर पटेल हो, ये जनता ने नोटिस रजिस्ट्री है। कहाँ उनके नाम रजिस्ट्री है? अगर हिम्मत है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, 27% रिजर्वेशन, अगर मर्द हैं तो बोल दे, जबान काट लेगी बीजेपी। इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में हैं, सब के सब लोडर हैं, इनकी औकात नहीं है। बांदा में भर्ती होती है 13, बांदा में भर्ती होती है 13, 11 ठाकुर की भर्ती होती है, जबान खुली। डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी का मतलब जानते हैं? उपमाने चुप करा के रखा, ये करा के रखा है इन लोगों ने। ये ओम प्रकाश राजभर है, जब तक था तब तक चाँप के था, काट के था। सत्ता में केसों की कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। अभी 69,000 शिक्षा भर्ती पे कहीं बोले? जाते हैं तो पिटवा देते हैं पुलिसिये से, मारा नाने के। यहाँ वोट ले हो जाता जनता। बंगाल में ना ये लोग गल तुम्हारा नारा लगल केला हो बे, यहाँ नारा लगल हो। अभी तक उन्होंने कहा था सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। आज आए तो पारी तो भेंट करा देवे ना, वो ना जहाँ लड़ा यह जनता। यहाँ बता देता हूँ ना, उत्तर प्रदेश में बंगाल में खेला हो बे, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो बे। हवा गांव में आ गई महंगाई, हवा बैठल, जबान खुला तो महंगाई पर। भ्रष्टाचार, पिछड़ों के साथ अन्याय, 1700 थाने में पिछड़ों को 884 दरोगा होना चाहिए, जबान खुल रही है। अगर मर्द है तो करा दे, डिप्टी सीएम है तो हिस्सा मांग ले, जबनिया काट ली है भजपैया। भैया हम कहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं? मुख्यमंत्री 2022 के माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। उप मुख्यमंत्री की बात हो, वो जब टाइम सरकार बन जाने दीजिए, देखिएगा हम क्या क्या करते हैं। पूर्वांचल में तो राजभर साहब को उप मुख्यमंत्री को बनना ही चाहिए ना। आप काहे घबरा रहे हैं? 25 तारीख को आप सादर आमंत्रित करें, यही देखिएगा कम से कम 25,000 लोग आएंगे। आज तो दिखाने आया था, वो खाली पर्दे पर। हिंदुत्व की राजनीति है, आपके पास कैसी राजनीति है? हिंदू का लाइसेंस दिले हुआ, हिंदू के कहल ना, हिंदू कोनो धर्म ना है, सनातन धर्म है। जेकर उपनयन संस्कार होला, जनेऊ जो पहले रहला, जेकर जनेऊ संस्कार होला वह असली हिंदू है। और तो आप कौन सी विचारधारा से लड़ेंगे? हम तो इंसान हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, घरेलू बिजली का बिल के सवाल पे लड़ेंगे, गरीबों को एक समान प्रदेश और देश में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपका बयान आया था कि युवाओं ने इस्लाम साहब के आपका प्रयोग किया, इससे क्या कहना है? अरे यार भैया देखो, 75 साल से ही कुल नेता लोग जनता के घुमावत रहा हैं, गोल गोल, हम गोल गोल घुमावत रही है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा कि सपा को जो वोट देगा जो अपनी माँ बहनों के साथ अन्याय करे। ऐसा है ना कि भाजपा वाले हमारे मुड़िया काट के तोरे में लगा दिए तो और अमृत पे दिए, ये कुछ बना के दिखा सकल ना। ये भाजपा पूरी तरह घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोई वोट देना नहीं चाहता है। वही जो गुलाम हैं, लोडर हैं, वही लोग उसको वोट देंगे। जिनको अपने बच्चे का ख्याल है, जिनको अपने अधिकार का ख्याल हो गया है, जिनको अपने खेती बाड़ी के लिए क्या समस्या पैदा हो गई है, वो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक खातिर जो झांकी रहे हम तो ऐसे ही करते हैं। आपको दिखाऊंगा यहीं 25 तारीख को, तब आप कहेंगे कि सिराथू से सब भाग गया, अब न लड़ी को हिम्मत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे आपका बुंदेलखंड हो, 19 विधानसभा, 29 तारीख को हुआ जा रहा हूँ, 26 तारीख को आपको बनारस रहूँगा और 30 तारीख को यहीं इलाहाबाद में मेजा में कार्यक्रम है। आपके 14 तारीख को हूँ बस्ती में, 17 को कुशीनगर, 27 को आपके हरदोई में। ये छोटे कार्यक्रम नहीं है, कम से कम उनकी जो कार्यक्रम का नाम बता रहा हूँ, मिनिमम होगा तो 25,000, 50,000, 2 लाख
ऐसे लोग जुट रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, भाजपा की विदाई करना चाहती है जनता। वहीं भारी भरकम रसोई गैस सिलेंडर की मुसीबत वाले दिन अब लदने वाले हैं। जी हां, इंडियन ऑयल ने अब नया रसोई गैस सिलेंडर पेश किया है, जो इस समय के रसोई गैस सिलेंडर से न केवल 50% हल्का जंगरोधी है, बल्कि पारदर्शी होने के चलते बाहर से सिलेंडर में बची गैस भी देखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के इस नए युग के पारदर्शी कंपोजिट गैस सिलेंडर का लोकार्पण किया। इंडियन ऑयल को इस पहल के लिए बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस नवीनतम नए युग के कंपोजिट सिलेंडर से जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि फाइबर से बना होने के कारण ये स्टील सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्का, सुविधाजनक एवं जंगरोधक है। पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता एलपीजी की मात्रा देखकर समय से रिफिल ऑर्डर भी कर सकेंगे। इसकी ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस अवसर पर इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तय भट्टाचार्य ने पहला 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर मुख्यमंत्री को भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इंडियन कंपोजिट सिलेंडर इंडियन ऑयल की एक नवीनतम एलपीजी पेशकश है, जो कि एक बिलो मोल्डेड इनर लाइनर से बनी एक 3 परत निर्माण है, जो पॉलीमर फाइबर गिलास की मिश्रित परत से ढका होता है। एक HDPE बाहरी जैकेट से सुसज्जित होता है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में ये पारदर्शी फाइबर युक्त सिलेंडर उपलब्ध हो गया है। यह आकर्षक फाइबर सिलेंडर ग्राहकों के घर की शोभा भी बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि कंपोजिट सिलेंडर के 5 व 10 किलोग्राम के वेरिएंट क्रमशः 2150, 3350 की सिक्योरिटी देकर प्राप्त किए जा सकेंगे। डॉक्टर उत्तय ने सीएम को लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर बॉटलिंग प्लांट में कंपोजिट सिलेंडर की उत्पादन क्षमता सहित अन्य तकनीकी जानकारियां भी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।